file your ITR and realize there's a mistake, or forget to file it all together? Then you might be thinking, let's fix it through updated return, that is ITR U. But stop. In this video, I'll show you real life cases where you cannot file the ITR U even if you wanted to. So let's go. आपको तो मालूम है आप अपना रिटर्न भरते हो अंडर सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 1, जिसकी ड्यू डेट जनरली 31 ऑफ जुलाई होती है. हाँ, कंपनीज और जिनको ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है उनके लिए ड्यू डेट्स अलग है, लेकिन हम अभी एग्जांपल में 31 जुलाई की ड्यू डेट कंसिडर करेंगे. तो देखो, किसी बंदे ने 31 जुलाई तक अपना ITR नहीं भरा तो वो क्या करता है, तो वो भरता है बी लेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4. अगर नॉर्मल रिटर्न में और बी लेटेड रिटर्न में कोई भी गलती होती है तो उसे रिवाइज करता है अंडर रिवाइज रिटर्न 139 सब सेक्शन 5. इसमें एक और एक केस कवर होता है. अगर आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है और उसमें भी आपके पास से कुछ गलती हो जाती है और टाइम बार हो जाता है तो उस केस में भी आप ITR U भर सकते हो. अगला क्वेश्चन है, इसकी टाइम लिमिट क्या है अपडेटेड रिटर्न की, क्योंकि रिवाइज रिटर्न और जो बिलेटेड रिटर्न है उसकी भी एक लास्ट डेट है जब तक आप इसे फाइल कर सकते हो. तो वैसे ही अपडेटेड रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, तो देखो मान लेते हैं हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 लेते हैं. इसका आप इस पूरे साल में आप जो भी इनकम अर्न करते हो उसका आप टैक्स कब पे करते हो. मान लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में 31 जुलाई तक, जो कि आता है आपका असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर. तो असेसमेंट ईयर जब भी ख़त्म होता है, जो कि है आप इस केस में 31 मार्च 2026, यहाँ से आपको टाइम मिलता है 2 साल. 2 साल के अंदर आप अगर चाहो तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो. टॉपिक है अपडेटेड रिटर्न का. इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी रिवीजन के लिए रिवाइज रिटर्न था ही, तो इसमें ये टॉपिक क्यों किया तो समझो. जो ड्यू डेट थी रिवाइज रिटर्न की वो थी 31 दिसंबर, जबकि इसकी डेट उससे 1-2 साल और आगे है. तो इससे क्या होता है, जो लोग लिटिगेशंस वगैरह में बाद में फंसते हैं उनको एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपने रिटर्न को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, और अगर कुछ इसमें ओमिशंस एरर्स वगैरह कुछ है और आपको लगता है कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी है तो आप इसमें पे कर सकते हैं. तो दिस आर द 4 रीजंस ड्यू टू विच अपडेटेड रिटर्न वॉज इंट्रोड्यूस. इस सेक्शन में एक पॉइंट भी था कि जैसे हम रिवाइज रिटर्न में भले हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज ना हुई हो फिर भी हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन ITR U सिर्फ तभी फाइल कर सकते हो अगर आपकी एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी होती है. मतलब अगर आपको एडिशनल कोई टैक्स भरने को आता है तो ही आप ITR U भर सकते हो, वरना आप ITR U नहीं भर सकते. एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो आपकी रेंटल इनकम थी. आइडियली ये इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए थी, लेकिन आपने उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया. अब आपको मालूम पड़ा कि हमने यहाँ पे गलती की है, तो आपने सोचा कि जिसका जो हेड है मैं इसके हेड को चेंज कर दूंगी. कैसे, बाय फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न. अब मान लेते हैं रिवाइज रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो जा चुकी है, तो आपने सोचा कि मैं अपडेटेड रिटर्न भर सकती हूँ. तो क्या आप भर सकते हो, देखो रेंट है 3 लाख, तो अदर सोर्सेज में भी 3 लाख ही दिखेगा. लेकिन जब हम यही हाउस प्रॉपर्टी में देखते हैं तो 3 लाख मिलता है. इसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का, और वो माइनस होकर 2,10,000 आपकी इनकम होती है. इनकम क्या हो गया, यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी 3 लाख पे लगनी चाहिए थी, अब टैक्स की लायबिलिटी 2,10,000 पे लगेगी. तो टैक्स की लायबिलिटी तो कम हो गई. और ओरिजिनल अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी भर दिया है तो उसमें तो आपने 3 लाख पे टैक्स भरा होगा, और अब आप बोल रहे हो कि 2,10,000 पे टैक्स भरना है. तो क्या आप ITR U भर सकते हो, नहीं, आप ITR U नहीं भर सकते. अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू कैन नॉट फाइल द ITR U. तो पहला पॉइंट है, इफ़ इट रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीज रिफंड. देखो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो आपने अपना ITR ड्यू डेट से पहले भर दिया था और उसमें आपने जो अपनी इनकम दिखाई थी वो इनकम थी 13 लाख रुपीज़, और आपने इसके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स पे किया. अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो और वहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे मेरी इनकम 10 लाख दिखानी है. तो देखो 10 लाख के ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स, 13 लाख के ऊपर आप तो ऑलरेडी टैक्स भर चुके हो. अगर आप 10 लाख के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करोगे तो वो 13 लाख से कम आएगा और आपको इस केस में रिफंड मिलना चाहिए. तो क्या आप ITR U भर सकते हो, नहीं, इस केस में आप ITR U नहीं भर सकते. सेकेंड पॉइंट है, अगर ITR U भरते टाइम आपकी टैक्स की लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उस केस में भी आप ITR U नहीं भर सकते. थर्ड केस है, इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग अ लॉस और इंक्रीजेज द लॉस वाइल फाइलिंग द ITR U. देखो एग्जांपल देता हूँ. मान लो जब आपने अपना ITR फाइल किया तब आपने बोला था कि मेरा 5 लाख का लॉस है. अब आप सोच रहे हो कि मैं ITR U भरूँ और यहाँ पे बोलूँ कि मेरा लॉस कम होकर 2 लाख हो गया, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. हाँ, यही अगर केस ऐसा होता कि आपका जो पहले 5 लाख का लॉस था, अब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे 2 लाख की इनकम दिखानी है, तो आप ऐसा कर सकते हो. हाँ, इस केस में आप ऐसा कर सकते हो. या फिर अगर आप जो ITR U भरते हो वो कब भरने का सोच रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक बार सर्च कनेक्ट हो चुकी है, या सर्वे हो चुका है, या रिक्विजिशन हुआ है, या अगर आपको नोटिस मिला है इन सेक्शंस में, तो उसके बाद भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. गवर्नमेंट इतनी आसानी से आपको ये रिटर्न भरने नहीं देगी. वो क्या बोलती है, देखो पहली बात तो इन्होंने कंडीशन क्या बोली कि आपके पास एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी होनी चाहिए. इसके अलावा तो देखो इन्होंने क्या बोला था कि
असेसमेंट ईयर एंड से 2 साल तक इतना टाइम है आपके पास। इसके पहले अगर आप चाहो तो आप अपना ITR भर सकते हो। अभी देखो, मान लेते फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसका असेसमेंट ईयर है 25-26, ये कब खत्म होता है? 31 मार्च 26 को ये खत्म होता है। तो यहाँ से 2 साल मतलब 31 मार्च 2028 यहाँ पे खत्म होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको इसे एक साल में ब्रेक किया पहले तो देखो इतना एक पोर्शन है और ये इतना एक पोर्शन है। इसके बीच में अगर आप भरते हो, मतलब असेसमेंट एंड से अगर आप 1 साल के अंदर आप ये ITR भरते हो, तो जितना उसमें एडिशनल टैक्स आता है, समझ रहे हो? मतलब आपने ऑलरेडी पहले एक बार रिटर्न भरा होगा, रिटर्न भरते टाइम जितना भी उसका टैक्स की लायबिलिटी आपको आती है, उसके ऊपर प्लस 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ये आपको एडिशनल भरना पड़ेगा। और अगर आप वही रिटर्न इस पीरियड में भरते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना उसका टैक्स की लायबिलिटी है प्लस 50% ऑफ जो आपका एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट है वो सब भरना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ऊपर का एग्जांपल लिया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, उसका आपको ITR भरने का था 31 जुलाई तक। आपने उसका 25 जुलाई को ITR भरा, टैक्स लायबिलिटी 10,000 थी, इतना आपने पे कर दिया। अब 1/8/2026 इस पीरियड के अंदर है, इसके बीच में आपको मालूम पड़ता है कि नहीं यार, मेरी टैक्स लायबिलिटी तो 15,000 होनी चाहिए थी, मतलब एडिशन कितना हुआ इसके अंदर, 5,000 का मेरा एडिशन हुआ। अभी इस केस में आप क्या कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न की जो डेट थी वो तो जा चुकी है, तो आप भरोगे ITR भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप टैक्स कितना पे करोगे, देखो ये 5,000 का एडिशन है, इतना तो आप दिखाओगे, लेकिन इस 5,000 के ऊपर प्लस 25% आपको भरना पड़ता है। ये कितना है, 1250, मतलब आपको टोटल 6,250 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अब यही मान लेते हैं, ये जो 1/8/26 है, इसकी जगह आपको यही चीज़ याद आई होती है अगर 1/8/2027 को, जो कि आता है इस पीरियड के बीच में, तो उस केस में आपको भरना पड़ता 5,000 रुपये प्लस 50%, जो कि हो रहा था 7,500 रुपये आपको भरना पड़ा होता। समझ रहे हो? तो इस तरह ये काम करता है। डिफरेंस देखते हैं हम, रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न में डिफरेंस देखते क्या है। मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसका आपको ITR भरने का कब था, 31 जुलाई 2025। आपने इसके पहले अपना जो ITR था वो ITR आपने भर दिया। अब ITR में आपने अपना ITR भर दिया, अब आपके पास टाइम है 31 दिसंबर 2025 तक टू फाइल द रिवाइज रिटर्न। तो अभी आप रिवाइज रिटर्न कितनी बार फाइल कर सकते हो, तो मल्टीपल टाइम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पे फाइल किया रिवाइज रिटर्न, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर आप कितने भी बार कर सकते हो। ये है अगर हम बात करें अपडेटेड रिटर्न की, तो देखो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसका अपडेटेड रिटर्न आप इस पीरियड के बीच में जनरली फाइल कर सकते हो। तो इस पीरियड के बीच में आप एक रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 बार फाइल कर सकते हो। मतलब इस पीरियड में आप सिर्फ 2 बार ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, वो भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ। क्या रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपने यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, तब आपने दिखाया कि आपकी जो भी इनकम थी वो इनकम सेकेंड टाइम ज़्यादा थी। मान लेते आपने दिखाया यहाँ पे आपने इनकम 2 लाख रुपए, आप फिर से फाइल करते हो अपना अपडेटेड रिटर्न और यहाँ पे आप दिखाते हो 3 लाख, तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 लाख ही दिखाते हो या इससे कम दिखाते हो, तो यहाँ पे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देखो, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर updated return has the effect of reporting income or asset which are required to be disclosed under the Black Money Act or Prevention of Money Laundering Act। अब ऐसे किया क्यों, क्योंकि देखो अभी ब्लैक मनी के एग्जांपल में देखो, इसका जो टैक्स रेट है, इसकी जो पेनल्टीज़ है, इसका जो प्रोसिक्यूशंस की जो प्रोविजंस है, वो सब अलग है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एक्ट्स। जैसे इसका टैक्स रेट 30% है, इसकी पेनल्टीज अप टू 90% है, इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो अप टू 10 ईयर्स तक के है। तो अगर आप ब्लैक मनी को इसके साथ मिक्स कर दोगे, तो इसका जो इंटेंट, जिस इंटेंशन से इन्होंने ब्लैक मनी एक्ट और PMLA बनाया था, उसका कुछ रेलेवेंस नहीं रहेगा। इसलिए अगर ब्लैक मनी एक्ट या PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके रिस्पेक्ट में आपकी इनकम डिक्लेयर होती है, डिसाइड होती है, तो उस केस में आप इस रिस्पेक्टिव सेक्शन में जाओगे, तब आप ITR नहीं भर सकते। अलावा ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको लगता है कि आप ITR भर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आप ITR नहीं भर सकते? देखो, पहला, ओनली बैलेंस शीट डिस्क्लोजर एरर्स। एग्जांपल देते हैं, मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई, इस बैलेंस शीट में मुझे यहाँ पे जो कैश इन हैंड था वो था 4 लाख रुपए, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड को दे दिया 3,60,000 और जो स्टॉक इन ट्रेड था वो यहाँ पे दिखा दिया 40,000 रुपये का। अब मालूम पड़ा यहाँ पे तो गलती हुई है मेरे पास से, तो क्या मैं इस एरर को रेक्टिफाई कर सकता हूँ इन ITR? नहीं। देखो, मैंने एक बात बोली थी कि आप ITR भले ही भर सकते हो व्हेन देयर इज़ रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, लेकिन आपकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं, दिस इज जस्ट हेड का जो एरर है वो आपने यहाँ पे किया है, लेकिन आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी वो इंक्रीज नहीं हो रही है। इसलिए इस केस में डिस्क्लोजर में आप ITR नहीं भर सकते। सेकेंड है चेंजिंग द हेड ऑफ इनकम व्हेन द टैक्स इज लोअर। अभी एग्जांपल देखते हैं,
आपकी जो भी रेंटल की इनकम थी, आप सोच रहे हो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जगह मैं उसको पीजीपीपी में दिखाऊँ, क्योंकि पीजीपीपी में हम क्या कर सकते हैं, खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं, खर्चे का भी डिडक्शन ले सकते हैं, तो उस तरह मुझे पीजीपीपी में ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन समझो पीजीपीपी में दिखाने से आपका जो टैक्स है वो टैक्स नीचे चला जाएगा, और एक बार टैक्स कम हो गया तो आप ITRU नहीं भर सकते। थर्ड है, डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रोसीडिंग जो था वो इनिशिएट कर दिया। एग्जांपल, आपको जो स्क्रूटिनी है, स्क्रूटिनी का आपको नोटिस आता है अंडर सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 2, या आपको रीअसेसमेंट का नोटिस आता है अंडर सेक्शन नंबर 148। तो इस केस में देखो प्रोसीडिंग तो चालू हो गई क्योंकि नोटिस आपको इश्यू हो चुका है, तो उस केस में आप ITRU नहीं भर सकते। जबकि जब हमने रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे कैसा था, जब तक आपका असेसमेंट क्लोज नहीं होता या 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हो। फर्स्ट है फॉरेन के असेट्स या ब्लैक मनी करेक्शन। अगर आपके पास कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन की इनकम है या कोई भी असेट अगर आपके पास पाया जाता है अंडर द ब्लैक मनी एक्ट, तो उस केस में भी आप ITR जो आपका यू है वो नहीं भर सकते हो। लास्ट केस है अपना रेड का। अभी देखो, मान लेते हैं आपके पास आपके घर पे रेड हुई है, और जैसे ही रेड ओवर हुई है, ओवर होने के बाद क्या होता है, वो टैक्स की डिमांड करते हैं, आपने जो टैक्स था वो टैक्स पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर रेड के बाद आप टैक्स वगैरह सब जो है वो पे कर देते हो, देन यू आर barred from using the ITRU। अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर रेट के बाद आपने टैक्स वगैरह सब पे कर दिया तो आप ITRU नहीं भर सकते। कब नहीं भर सकते? अगले साल। तो इन्होंने क्या बोला, देखो, ईयर इन विच द रेट इज कंप्लीटेड एंड अप टू 10 प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ सर्च, आप ITRU नहीं भर सकते हो। हम अपना लास्ट केस देखते हैं। मान लेते हैं एक बंदा है, उसकी इनकम है 6.5 लाख रुपए, उसने ITR अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो 31 जुलाई की आपकी ड्यू डेट थी वहाँ पे नहीं भरा, ना ही उसने बिलेटेड रिटर्न भरा हो, और वो सीधा जाता है अपडेटेड रिटर्न में अंडर सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 8A। तो क्या इस केस में देखो, रिटर्न उसने लेट भरा तो उसको फीस तो भरनी पड़ेगी अंडर सेक्शन नंबर 234F, और 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उसको 5,000 रुपया भरना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 6.5 लाख की उसकी इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, सो कैन ही फाइल द ITRU? ये मेरा क्वेश्चन है, क्या वो फाइल कर सकता है ITRU अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A? तो डाउट इज कि उसकी इनकम तो जीरो है, तो टैक्स भरेगा कैसे? क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो 5,000 रुपये की फीस है, 5,000 प्लस 25% या 50% जो है आप ऐड करके उसकी उतनी इनकम निकालो, तो ITRU भर सकते हैं क्या? नहीं। तो आंसर इज नो। देखो ITRU स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, अगर आपका टैक्स प्लस इंटरेस्ट इसके ऊपर आप टैक्स भरते हो तो इन द गिवन केस आपका जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट की जो अमाउंट है हम वो देखेंगे, हम सिर्फ फीस के अमाउंट देख के उसके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।